गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीबी ग्रुप में आपका स्वागत है। और आज हमारे बीच में डायनेमिक लीडर मिस्टर प्रियांक नायक, जो कि सूरत ऑब्लिक अहमदाबाद यानी कि दोनों जगह से ही जो है बिलोंग करते हैं। पहले अहमदाबाद में काफी समय रहे, अभी भी आते जाते रहते हैं और सूरत में भी रहते हैं। और वो आज हमारे सामने एक प्रेजेंटेशन लेकर के आ रहे हैं और प्रेजेंटेशन है फेल, FAIL यानी फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो इसके बारे में वो हमें बताने जा रहे हैं। अब मैं ज्यादा भी कुछ नहीं और डिटेल बताना चाहता, हम सब सुनेंगे प्रियांक के। तो ओवर टू प्रियांक। थैंक यू सो मच सर। मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? जी बिल्कुल आ रही है। ओके ओके, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग ऑल। और आप सभी का स्वागत है इस स्पेशल ट्रेनिंग के अंदर। और मुझे उम्मीद है कि ये सबके लिए यूजफुल होंगी। शायद कुछ लोगों को मन में ये सवाल भी आया हो कि ऐसा कैसा सब्जेक्ट पसंद किया गया। तो ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है जिसका नाम है निष्फलता। शायद सुनने में वापस हम में से कई सारे लोगों को मन में आया होगा कि ये ऐसा कैसा फेवरेट सब्जेक्ट है निष्फलता, राइट? सो उसके नीचे ठीक एक बात लिखी है, हमारा उसे देखने का नजरिया। हम कैसे फेलियर को किस नजर से देखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फेल होना अच्छा लगता है या नहीं। और आज हम ये भी बात करेंगे कि क्या वो नजरिया सचमुच आपका है, वो भी हमको जानना है, राइट? तो आज हम आगे बढ़े उससे पहले जितने भी आज लोग इस ट्रेनिंग में है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे चैट बॉक्स में बताइए, ऐसे कितने लोग हैं आउट ऑफ 155 इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ऐसे कितने लोग हैं जो अब तक जिंदगी में सिर्फ सफल ही सफल हुए हैं? जब से दुनिया में पैर रखा तब से लेकर के एक भी चीज ऐसी नहीं है जो ऐसा हुआ हो कि ना हुई हो आपके मुताबिक। मतलब आप हमेशा सक्सेस हुए हैं, आपने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम किया उसमें। अच्छा, 150 में से कुछ ही लोग जो हैं वो लोग फेल हुए हैं लाइफ में। धीरे 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 रिस्पॉन्स आ रहे हैं। ओके, सो एक बात मुझे अच्छी लग रही है कि मैं अकेला नहीं हूं जो फेल हुआ। मेरे साथ सभी हैं जो अपनी लाइफ में फेल हुए कभी ना कभी, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर योर ऑनेस्टी। और आपने शेयर किया कि नहीं, ऐसा कोई नहीं, और ये सच है कि ऐसा कोई नहीं है जो जिंदगी में एक भी बार फेल ना हुआ, राइट? और आज हम उसी के बारे में समझने वाले हैं, राइट? सो मेरा नाम है प्रियांक नायक। मैं और मेरी वाइफ द्वारा हम इस बिजनेस में क्राउन डायरेक्टर हैं और वॉरियर्स आइकॉन फॉर नेक्स्ट जनरेशन के स्पीकर्स भी हैं हम, राइट? 3 साल से थोड़ा सा वक्त हमें ऊपर हुआ इस बिजनेस के अंदर, राइट? पर आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हम सीधी बात करेंगे। फेलियर इज अनइम्पॉर्टेंट। फेलियर इंपॉर्टेंट नहीं है। इट टेक्स करेज, हिम्मत चाहिए अपने आप को उल्लू समझने के लिए। फेलियर इज अनइम्पॉर्टेंट, ये एक बहुत डीप थॉट है जो दुनिया के सबसे बेहतरीन जो कॉमेडियन हो चुके हिस्ट्री में, चार्ली चैपलिन, उन्होंने कहा था फेलियर इंपॉर्टेंट नहीं है। आप फेल हो गए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हिम्मत चाहिए ये एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ मैं बेवकूफ हूं, मुझसे ये नहीं हुआ। अगर इस एक चीज को हम समझ लें, अगर हम इस एक चीज को समझ लें तो दुनिया में सुसाइड होने वाले जितने भी नंबर ऑफ सुसाइड हैं दुनिया में उसके आधे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो वर्ड लिखा गया है करेज, फेलियर के आगे एक कदम और बढ़ाने के लिए करेज चाहिए। और उस एक कदम के अंदर क्या क्या हासिल हो सकता है ये आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारे फेलियर से एक कदम आगे अगर हम बढ़ा लेते हैं, अपने आप को उल्लू साबित करके, एक्सेप्ट करके कि हाँ ठीक है मैं उल्लू हूं, मुझसे ये गलती हो गई, मैं फेल हो गया इस अटेम्प्ट में। तो फेल का जो एक बहुत फेमस डेफिनेशन बनता है FAIL का, ये बनता है फर्स्ट
अटेम्प्ट इन लर्निंग, और शायद दुनिया में सबसे ज्यादा बार गलती करने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है आपको पता है? कभी आपने चेक किया? जो हम सभी जानते हैं, शायद आपने उसको कभी उस नजर से नहीं देखा होगा, मिस्टर थॉमस अल्वा एडिसन। हम सभी जानते हैं 9,999 फेलियर्स और उसके बाद बल्ब का आविष्कार। और यही कारण है कि आज हम रात को भी मीटिंग कर सकते हैं, रात को भी इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, हम अपने घर पे बैठ सकते हैं, राइट? सो फेलियर इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट क्या है? करेज, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब हम जिस चीज के ऊपर आगे हम बात करने वाले हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, अब इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होता क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला मेरा सवाल यह है कि फेलियर आती क्यों है? कोई आंसर करेगा? फेलियर आती क्यों है लाइफ में? क्यों आती है फेलियर? किसी ने कभी ये सवाल अपने आप को नहीं पूछा कि क्यों मुझे फेलियर आया? बिल्कुल, बड़ा सरल जवाब आया चैट बॉक्स में, क्योंकि हम ट्राई करते हैं इसलिए, क्योंकि हम कुछ भी काम करने की कोशिश करते हैं इसलिए हमें फेलियर आता है। अब आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोग बहुत सी बात करते हैं कि ठीक है एक्सेप्ट करना चाहिए, ये है वो है, बट एक्चुअल होता क्या है? प्रोसेस क्या रहती है? आपके, मेरे और हर उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होता है जब वो फेल होता है? हम क्यों घबराते हैं फेल होने से? उस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, आप सोचिए कि जिंदगी में सबसे बुरा फेलियर आपकी लाइफ में आया, चाहे जो भी हो। मैं अगर मेरी मेरी बात करूं तो मैं आई फेल 10th स्टैंडर्ड। मैं 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स में मैं फेल हो गया था। ये मेरी जिंदगी का, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे फीलिंग, आप सोचिए कि कैसी थी उस वक्त पे आपको फीलिंग जब आपकी लाइफ, मैंने मेरा सबसे बुरा फेलियर मैंने आपको बताया, और अब मैं हालांकि ऑनेस्टली बात करूं तो अब मैं उसको फेलियर मानता भी नहीं। 10th में जब मैं मैथ्स के एग्जाम में फेल हुआ था, उस टाइम पे मुझे जो फीलिंग थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आप सोचिए कि आपके सबसे खराब फेलियर में आपको फीलिंग कैसी? हम अपने आप को विक्टिम फील करना शुरू कर देते हैं, सबसे पहली बात। जैसे ही हम विक्टिम फील करना शुरू करते हैं, हम बेचारे बनते हैं, और बेचारे बनने के साथ ही हम अपने इर्द गिर्द एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाना शुरू कर देते हैं कि कोई मुझे बोलेगा। और डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? उसकी वजह से फेल हुआ, उसकी वजह से फेल हुआ, इसने ऐसा किया, ये भी फेल हो गया, वो कर दिया, ये कर दिया, एक डिफेंस मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। पूरा प्रोसेस पूरा प्रोसेस कहां पर चला जाता है? अपने आप को विक्टिम साबित करने में पूरी एनर्जी हमारी लगती। दूसरी फीलिंग आती है, पहली फीलिंग जो मैंने इसको बताया उसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूं, डर। हम सबको डर लगता है कि हम फेल हो गए, अब क्या होगा, राइट? अब क्या होगा, ये जो प्रश्न है वो ईगो पे चोट करता है। हम ये समझते हैं कि हम शाहरुख खान हैं, अब हम सारी नजरें, हम जैसे ही अब मैं फेल हो गया हूं, जैसे ही मैं घर से बाहर कदम रखूंगा तो सारी नजरें किसको देख रही होंगी? मुझे देख रही होगी। सारी नजरें मुझ पर गड़ी होगी कि लोग ये सोच रहे हैं, ये समझ रहे होंगे कि ये क्या हो गया, राइट? तो पहली चीज तो हमको ये डर होता है कि अब क्या होगा, चार लोग क्या बोलेंगे। दूसरी फीलिंग होती है ब्लेम, डिफेंस हमारा। और तीसरी हमारी ईगो पे चोट आती है, ये फीलिंग होती है डर, सबसे पहली फीलिंग। और डर के बाद दूसरी, उसकी इंपैक्ट क्या होती है? हम फेल हो गए, ठीक है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, हम फेल हो गए, पर अब उसका इम्पैक्ट क्या है? आप अगर देखोगे उसका इम्पैक्ट सिर्फ 20% है। उसका इम्पैक्ट सिर्फ 20% है। बाकी जो 80% है ना, रेस्ट 80% दैट इज फीलिंग। बाकी 80% फीलिंग है। एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी हिरेन सर ने।
जब उनका वॉरियर्स का सेशन था, उसमें उन्होंने कहानी सुनाई थी कि संत तुकाराम, अगर जिन्होंने नहीं सुनी तो आज आपके पास मौका है, बहुत अच्छी कहानी है। संत तुकाराम क्या करते थे, हालांकि इसका फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है या फेलियर से कोई लेना देना नहीं है, पर इम्पैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। जिस इम्पैक्ट को मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसकी मैं बात कर रहा हूँ। फीलिंग तो मैंने आपको समझा दी कि डर आता है, ईगो पे चोट लगती है और हमारा नाम खत्म हो गया, अब दुनिया खत्म हो गई, ऐसी फीलिंग हमको सबको आती है जब हम फेल हो जाते हैं, राइट। पर्सनली हम ले लेते हैं उस फेलियर को, पर इम्पैक्ट क्या होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो संत तुकाराम थे, तो वो क्या करते थे, गांव में यंगस्टर्स को वो भक्त बनाते थे, उनका जो भी वो व्यसन कर रहे होते थे उनको व्यसन मुक्त करवाते थे और उनको अच्छी राह पर चलने के लिए उनको मोटिवेट करते थे, उनके साथ उनको अच्छा एक इंसान बनाने के लिए काम करते थे। तो उसको देखकर कुछ लोगों को मन में ये ख्याल आया कि यार ये इंसान तो सबको जो है अच्छी राह पर ले जा रहा है, तो ये तो हमारा नुकसान करा रहा है, इससे तो सब लोग सुधर जाएंगे, और अगर सब लोग सुधर जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, गांव में लोगों को संत तुकाराम के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। ये बोलना शुरू कर दिया कि ये तो खराब इंसान है, ये लोगों को बर्बाद कर देगा, ऐसा है वैसा है, सब उन्होंने बोलना शुरू किया संत तुकाराम के अगेंस्ट। इसलिए सब ने मिलकर क्या तय किया कि हम संत तुकाराम को इतना बेइज्जत करेंगे, इतना जलील करेंगे हम, कि वो गांव छोड़कर ही चले, कि वो गांव छोड़कर ही चले जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक दिन संत तुकाराम जी को पकड़ लिया, संत तुकाराम जी को पकड़ लिया और उनके सारे के सारे बाल काट दिए, उनको गंजा कर दिया। गंजा करने के बाद उनका मुंह काला कर दिया, सर पे चूना पोत दिया और गधे के ऊपर उल्टा बैठा दिया उनको, गले में बैंगन की माला पहनाई और गधे की दुम हाथ में पकड़वा के पूरे गांव में उनकी बारात निकाली। और बारात निकालते मतलब नाचते नाचते सब लोग उनपे धूल फेंक रहे थे, मिट्टी पत्थर फेंक रहे थे बच्चे, लोगों को मजा आ रहा था देख के, तमाशा बन रहा था। और वो बारात धीरे 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 करके पूरे गांव में घूमने के बाद उनके घर पे पहुंची। जब उनके घर पे पहुंची और उनकी बीवी ने ये देखा कि उनका ये हाल किया है, तो वो तो लगभग बेहोश हो गई कि ये क्या कर दिया, मेरे मेरे पति का इतना इतना बड़ा अपमान, तो ये तो उनके लिए जहर समान था। तो वो बेहोश होते होते वो रह गए। जब बेहोश होते होते वो रह गए और तुकाराम जी को सब लोग घर पे छोड़ के फिर वापस चले गए, तो उनकी पत्नी ने रोते रोते दरवाजा खोला और उनको घर में बुलाया और बोली कि मैं तो मर जाना चाहती हूँ, अब मुझे ये जिंदगी किसी काम की नहीं रही, आपका इतना बड़ा और इतना इतना अपमान मैं सहन नहीं कर सकती, अब मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। संत तुकाराम बहुत काम, एकदम कंपोज थे, एकदम शांति से बोले, क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, सब अच्छा हुआ है। मुस्कुराए और बोले कि सब कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बुरा नहीं हुआ। उसका मतलब संत तुकाराम का जवाब सुन के उनकी पत्नी बिल्कुल हैरान हो गई कि ये क्या बोल रहा है। तो उन्होंने बोला, संत तुकाराम ने बोला, सब अच्छा हुआ है, तू टेंशन मत ले, देख एक चीज समझ, आज इसमें अच्छा क्या हुआ। तो सबसे पहली चीज कि मेरे पास बाल कटवाने के पैसे नहीं थे, कितने टाइम से लोग मैं लंबे बाल लेकर घूम रहा था, इन लोगों ने क्या किया, मेरे बाल काट दिए, अच्छी बात हो गई। ऊपर से क्या कर दिया, इतनी गर्मी है कि सर गर्म हो जाते, इन लोगों ने चूना भी लगा दिया, तो गर्मी भी नहीं लगेगी और डेंड्रफ भी नहीं होगा। और क्या किया, और क्या अच्छा हुआ वो समझो। इतने दिनों से तुम और मैं रोटी और पानी खाकर निकाल रहे थे, इन लोगों ने बैंगन की माला पहना दी, इतने बैंगन है कि तुम और मैं हफ्ते भर बैंगन की सब्जी बनाकर खा सकते हैं, ये भी अच्छा हुआ। और रहा सवाल कि जो इन लोगों ने मुझे गांव में पूरा घुमाया गधे पे बिठा के, तो जब हमारी शादी हुई थी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं धाम धूम से बारात लेकर आता, तो इन लोगों ने मेरी बारात निकाल दी, इसमें बुरा क्या हो गया, सब कुछ अच्छा हुआ है। इम्पैक्ट, जिस इम्पैक्ट की मैं बात कर रहा हूं, सिचुएशन दोनों की सेम थी, तुकाराम जी और उनकी पत्नी की सिचुएशन सेम थी, दोनों के लिए अपमान बराबर था,
दोनों के लिए अपमान बराबर था, पर उसी सिचुएशन में दोनों की जो मेंटल कंडीशन थी वो अलग अलग थी। अलग अलग क्यों थी? क्योंकि दोनों ने उस इम्पैक्ट को, जो असर हुआ था उसका, राइट, जो असर हुआ था उसका, उसको अलग अलग तरीके से देखा। तुकाराम जी के लिए इम्पैक्ट 20% था, उनकी पत्नी के लिए इम्पैक्ट 80% था। कोई भी घटना जब बनती है, ऐसा कहा गया है, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। बुरे से बुरे वक्त में भी क्या पॉजिटिव हुआ है, अगर वो आप सोचो तो आपकी इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ 20% रह जाती है। 20% तो कैसे 20%, वो मैं आपको समझाता हूँ। 20% कैसे? मैंने कहा मैंने फेल कर दिया 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। अब 10th स्टैंडर्ड मैंने फेल कर दिया, आज मैं उसको अच्छा बोल रहा हूं, उस समय मेरे लिए वही अपमानजनक था, मेरे लिए वो बहुत, मैं मुंह छुपाते फिर रहा था। पर 20% इम्पैक्ट क्यों था? क्योंकि मेरे 3 महीने बिगड़े, मुझे जुलाई में रीअपियर करना पड़ा एग्जाम, और फिर मैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड में उसको, मैं मैथ्स क्लियर करके फिर नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जा पाया, ठीक है। तो वो 20% इम्पैक्ट था। जितना बाकी मैंने मेरे दिमाग में 80% मैंने उसको ओवर थिंक करके जो बादल बना रखे थे, वो तो सिर्फ हवा थी, थोड़ी सी हवा चली और वो बादल हट गए, पर 20% इम्पैक्ट था। मैंने वापस से स्टार्ट कर दिया। जब मैंने 12th पास आउट किया, मैं आर्ट्स के अंदर रैंकर था, 10th में फेल हो गया था, पर जब मैंने 12th पास आउट किया तो मैं आर्ट्स के अंदर रैंकर था। कहीं अगर मैंने गलती से 10वीं पास करके साइंस ले लिया होता तो 12वीं में 12 बार फेल कर जाता, क्योंकि मुझे मालूम है वो मेरे बस का नहीं था। जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। आज टुडे आई एम ग्रेटफुल। आज अगर मैं उस चीज को सोचता हूँ कि मैं 10th में फेल हो गया, तो आज मुझे ऐसा लगता है कि दैट वाज बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी। वो सबसे बेस्ट चीज थी, दैट फेलियर, उसने मुझे आज मैं जहां पर हूं वहां पहुंचाया। तो इम्पैक्ट आप किस तरीके से लेते हैं उसके ऊपर है। हाँ, थर्ड थिंग जिसको हम सभी इग्नोर करना चाहते हैं, दैट इज स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब, आज आप देखो, आज हमारा कितना भी करीबी इंसान हो, एक बार में आप उसको डायरेक्टली पहले की तरह हैंडशेक करके या गले मिल के उसको मिलते हो? आज अगर मास्क पहन के भी गए हैं तो क्या आप हैंडशेक करते हो, उसके गले मिलते हो? कितना टाइम हो गया आज आपको अपने बेस्ट फ्रेंड को गले लगाए? बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। क्यों? एक स्टिग्मा है कोरोना का। स्टिग्मा मतलब हम लोग, मतलब उसको पसंद करते हैं। इसलिए आती है क्योंकि लोग लोग सोचेंगे स्टिग्मा, लोग क्या सोचेंगे। आज किसी को कोरोना है, वो क्यों क्यों गवर्नमेंट को बताने से डरता है कि मुझे कोरोना है, या हमारे घर में कोई इन्फेक्टेड है, क्यों बताने से डरते हैं? क्योंकि उनको है कि एक बार अगर बाहर अनाउंस हो गया कि यहाँ पर इन्फेक्टेड है कोई, या इसको कोरोना है, या इसको कोई भलती बीमारी है, ओके। सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी, आ रही है। सर मेरे लैपटॉप में एक्चुअली प्रॉब्लम है, ये बार बार वाईफाई डिस्क, हाँ, वो सॉरी। कुछ प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है। तो हम बात कर रहे थे स्टिग्मा के बारे में। 4 लोग क्या सोचेंगे, बचपन से हम यही सुनते आए हैं ना घर से। हमें बचपन से ही, अगर जब हम पढ़ते नहीं थे तो मेरे घर पे जो मेरे दादाजी थे वो ये बोलते थे कि पढ़ेगा नहीं तो लोग क्या बात करेंगे, लोग क्या सोचेंगे। पढ़ेगा नहीं, नौकरी नहीं करेगा तो लोग क्या सोचेंगे। लोग क्या सोचेंगे, और उसके बेटे ने इतने मार्क्स लाए, ये जो दो बातें
लगभग हर घर के अंदर की जाती है, उससे हम बचपन से ही स्टिग्मा के अंदर आ जाते हैं। हमें डर लगना शुरू हो जाता है कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर ये हुआ तो क्या होगा। स्टिग्मा की वजह से एक बहुत बड़ी चीज ने जन्म लिया इस दुनिया में, या फिर मैं कहूं हमारी साइकोलॉजिकल स्टेट में, हमारे दिमाग में जिस चीज ने जन्म लिया उसको कहते हैं फियर ऑफ फेलियर। ये केवल और केवल फियर ऑफ फेलियर के पीछे सिर्फ और सिर्फ स्टिग्मा का डर है। आज हम में से कई सारे लोग क्यों आकर के ट्रेनिंग नहीं देना चाहते? क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि आप कुछ प्रेजेंट करो अपने एंड से, और आपके अपलाइन इस मीटिंग में बैठे हो, 200-250 लोग आपको सुनते हो, और आपके अपलाइन आपके लिए एंड में कमेंट करे कि नहीं, बहुत मेहनती इंसान है और इन्होंने बहुत गजब आज नॉलेज दिया। हम सभी का मन करता है जब जब कोई अच्छा प्रेजेंट करता है और उन्हें अपलाइन की तरफ से अच्छे कमेंट मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आती होगी ना कि मुझे भी मेरे अपलाइन कमेंट करें, मैं भी कुछ ऐसा प्रेजेंट करूं कि 200-250 लोग मुझे सुनते हो और मुझे भी अच्छे कमेंट मिले। पर हम रुक जाते हैं वहां पर। वो सोच वहां पर आ गई जब किसी ने बहुत शानदार शंखनाद, मैं फॉर एग्जांपल लेता हूं मयंक सर का, शंखनाद उन्होंने दिया, सब लोग मोटिवेटेड थे एकदम, ठीक है। हम सबको मन में ऐसा आया कि यार मैं भी एक ऐसे ट्रेनिंग दूं जिसमें 300-400 लोग। पर उसके बाद वो मोटिवेशन धीरे 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 ठंडा हो गया। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन के ऊपर डर ज्यादा भारी था, स्टिग्मा ज्यादा भारी था कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी तो, मैंने कुछ गलत लिख दिया तो। और ये फियर ऑफ फेलियर हमें जिंदगी में बहुत से अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने से रोक लेता है। ऐसी कितनी अपॉर्चुनिटीज आपको आई होंगी जिसको आपने जाने दिया, राइट? वो स्टिग्मा है। अभी तक कुछ हुआ नहीं, उससे पहले का काल्पनिक डर हमें कुछ करने से रोक देता है। आप लाइफ में कब तक स्टिग्मा से जीना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? ह्यूमन बिहेवियर, ब्लेम गेम जिसके बारे में मैं बात कर रहा, डिफेंस मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। फीलिंग ही ऐसी आती है, हम रास्ता ढूंढना, हम फेल को इवेल्युएट करने की बजाय हम क्या करते हैं, मैं किसके ऊपर दोषारोपण कर दूं, मैं कैसे इससे बाहर निकल जाऊं। मैं फेल हो गया तो हम क्या बोलते हैं, मेरे 4 दोस्त भी किधर पास हो गए, वो भी तो फेल हुए हैं। हम ये नहीं देखते कि हम फेल क्यों हो गए, क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं की, हमने ट्यूशन नहीं लिया, इसलिए हम फेल हो गए। हम क्या बोलते हैं, वो 4 भी फेल हो गए। एक जोक था बहुत अच्छा, एक एक बच्चा था, 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया और घर पे आया तो उसको बहुत डर था कि पापा मारेंगे। तो उसके पापा शाम को घर आए और पूछा, बेटा रिजल्ट क्या है? तो बेटे ने बोला, पापा पापा वो डॉक्टर अंकल का बेटा है ना, वो फेल हो गया। अच्छा, पापा ने बोला अच्छा, तेरा रिजल्ट क्या है? अरे पापा पापा वो वर्मा अंकल है ना, उनका बेटा फेल हो गया। तुम्हारा रिजल्ट क्या है? अरे पापा वो पटेल भाई का बेटा भी फेल हो गया। अरे वो सब ठीक है, पर तुम्हारा क्या रिजल्ट आया? अरे पापा वर्मा आर्किटेक्ट है, पटेल अंकल पटेल अंकल अकाउंटेंट है, सीए है, और वो इंजीनियर अंकल का भी बेटा जो है वो फेल हो गया। तो आप कौन सी बड़ी तोप हो कि आपका बेटा पास हो जाएगा? रिजल्ट उसका फेलियर आया था, पर वो क्या बोल रहा था, उसका बेटा भी फेल हो गया, उसका बेटा भी फेल हो गया, उसका बेटा भी फेल हो गया। हमारा फेलियर के प्रति बिहेवियर ये रहता है कि हम किसी और को रिस्पॉन्सिबल करना चाहते हैं, हम किसी और को ब्लेम करना चाहते हैं जिससे हम सेफली निकल सके। ये डर वाली फीलिंग, ये डर वाली जो फीलिंग है वो इसलिए आती है कि ह्यूमन बिहेवियर, सामने वाला इंसान, बचपन से ही हम देखते आए हैं कि फेलियर को कोई पसंद नहीं करता। लाइफ के अंदर फेलियर को कोई पसंद नहीं करता, लोग मजाक बनाते हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, क्लियर? आ रही है। ओके 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 जी। सो फेलियर को पसंद नहीं करता, तो इसलिए स्टिग्मा और ह्यूमन बिहेवियर की वजह से हमारा तिरस्कार हो जाएगा और लोग हमें नकार देंगे इस तरह से
हम इस फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते, राइट? अब हम क्या कर सकते हैं? हम समझते हैं आज 7 कारणों को जिसके करके फेलियर आती है। मैंने पहला सवाल पूछा था कि फेलियर क्यों आती है, सबसे बेसिक जवाब था क्योंकि हम कुछ कोशिश करते हैं। आज हम 7 रीजंस को समझने वाले हैं व्हाई फेलियर हैपन, क्यों फेलियर होता है। सबसे पहला है लैक ऑफ परसिस्टेंस। सबसे पहला लैक ऑफ परसिस्टेंस। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अनम्यूट हैं। ओके ओके। सो लैक ऑफ कन्विक्शन। लैक ऑफ कन्विक्शन के बाद थर्ड रीजन है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। डिसमिसल ऑफ पास्ट मिस्टेक्स, साथ साथ लैक ऑफ डिसिप्लिन, पुअर सेल्फ एस्टीम और फेटिस्टिक एटीट्यूड। ये 4 चीजें हैं। ये 4 चीजें हैं जिसके कारण फेलियर आता है और इसके लैक ऑफ परसिस्टेंस। क्या है लैक ऑफ परसिस्टेंस? हमारा एक ही जगह पे टिके रहना, उसकी कमी। एक जगह पे हम टिक नहीं सकते। एक चीज आप समझिए, अगर आप किसी भी पेड़ को, जहां पर आज वो सदियों से खड़ा है, अगर उसकी बजाय एक ही जगह पे खड़ा है, उसकी बजाय 10 दिन आपने इस जगह पे रखा, फिर वहां से उसको मूल समेत निकाला, फिर दूसरी जगह पे उसको बो दिया, फिर 10 दिन वहां से निकाला, फिर बोया, फिर चौथी, फिर 10वीं, बार बार आप उसकी जगह चेंज करते रहोगे, वो कितना जिएगा? क्या वो सदियों खड़े रह सकता है? नहीं, वो सालों साल सदियों तक नहीं खड़ा रह सकता। क्यों? परसिस्टेंट नहीं है। एक ही जगह हम टिक नहीं सकते। ये सबसे पहला कारण है कि हमें फेलियर आती है। सर मैं 2 मिनट में मैं मेरी जगह चेंज कर लूं तो वॉइस का प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, कर लीजिए। रिकॉर्डिंग पॉज कर दीजिए। आई एम वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस।
हेलो हेलो। यस, आ गई आपकी आवाज। सर अभी क्लियर है? अब वॉइस तो आ गई। अभी आप प्रेजेंटेशन भी आप शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नहीं, कोई नहीं। ये लैपटॉप में अभी रिसेंटली ये प्रॉब्लम जनरेट हुई है। थैंक यू। सो लैक ऑफ परसिस्टेंस के बारे में हम बात कर रहे थे। सर मैं मेरा वीडियो टर्न ऑफ रखता हूं ताकि बैंडविड्थ की प्रॉब्लम ना हो। हेलो। हाँ ओके जी, ठीक है। ओके ओके। सो इग्नोर एवरीवन एल्स। जब हम हमारी एक टारगेट हम सेट करके काम करना शुरू करते हैं तो तरह तरह के लोग मिलते हैं। आपका और मेरा काम ये है, ये चेक करना कि उस इंसान के द्वारा जो भी बातें बोली जा रही है या हम जिस भी मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, क्या वो हमें कंसिस्टेंटली हमारे टारगेट की ओर बढ़ने में मदद कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है, सिंपली आपको उसको इग्नोर कर देना है। बहुत सारे स्टॉपिंग स्टोन्स आपको जरूर आते हैं ऑन योर वे टू सक्सेस, राइट। फेलियर में और स्टॉपिंग स्टोन्स में फर्क है, राइट। सो पहली चीज, लैक ऑफ परसिस्टेंस को दूर करने के लिए जो फेलियर आता है उसमें लैक ऑफ परसिस्टेंट का अगर रीजन है तो उसको दूर करने के लिए इग्नोर एवरीवन एल्स। सबको इग्नोर करिए आप, कोई जो भी बोले, राइट। अगर आप पहले महीने वेस्टीज में काम करते हैं, 100 रुपए का, 120 रुपए, 150 रुपए का बोनस बना, लोग सबसे करीबी जो दोस्त होते हैं वो मजाक बनाते हैं, बोलते हैं आ गया करोड़पति। ऐसा कई सारे लोगों के मुंह से हमने सुना है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा मजाक बनाया गया। इग्नोर करिए उनको। वो कम से कम आप इतना सोचिए कि कम से कम आप एक अच्छा विजन लेकर के, एक बड़ा ड्रीम लेकर के चल रहे हैं। आप अपने परिवार का सपना पूरा करने के लिए आप जो हैं कमिटेड हैं, उनकी तरह नहीं है, राइट। सपोर्ट हमें जिसका चाहिए वो हमें हमारा खुद का सपोर्ट चाहिए। किसी और से पहले, किसी और का सपोर्ट लेने से पहले आपको खुद को सपोर्ट करना पड़ेगा, तब लोग आपको सपोर्ट करेंगे। बी योर बिगेस्ट सपोर्टर, राइट। उसके बाद जो थर्ड रीजन है, जो थर्ड चीज है लैक ऑफ परसिस्टेंस के लिए, स्टॉप एंड अप्रिशिएट लिटिल थिंग्स। हम क्या करते हैं, हमको चाहिए कि हम हर बॉल पे सिक्स मारें, इसलिए हम सिंगल और डबल की अहमियत ही नहीं समझते। आप सोचिए कि हिस्ट्री में ऐसा कौन सा बैट्समैन हुआ है जिसने हर बॉल पे सिक्स मारी है। जितने भी इनिंग्स में जितने भी बॉल खेले, हर बॉल में सिक्स मारी, ऐसा कभी हुआ है? बड़े से बड़े बैट्समैन के लिए मुमकिन नहीं है। पर हर बैट्समैन हर बॉल पे सिंगल डबल जरूर खेल सकता है। और अगर हर बॉल के ऊपर छोटे छोटे सिंगल डबल पे ऊपर खेलता रहे तो स्कोरबोर्ड भी चलता रहता है और रन रेट भी मेंटेन रहता है। आपको भी बिल्कुल जिंदगी में, आपको और मुझे छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज है, आज अगर एक ज्वाइनिंग भी आई है, पहले नहीं आती थी, अब एक ज्वाइनिंग भी आई है, वो कितना बड़ा काम कर लेगा वो बात की बात है। पर आज आपने कम से कम एक इंसान को प्लान बताया और ज्वाइनिंग आई आपकी, तो आपको अपने आप को कम से कम अप्रिशिएट करना है कि अब आप वो कर सकते हैं। फोकस ऑन नेक्स्ट स्टेप, फोकस ऑन नेक्स्ट स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम। एक कदम आपने रख लिया, फिर दूसरे के बारे में सोचिए। पहला कदम रखने के पहले ही अगर दूसरा पैर उठा लिया तो गिर जाएंगे। ऑलवेज फोकस ऑन नेक्स्ट स्टेप। ज्वाइनिंग आ गई, अब व्हाट नेक्स्ट? ब्रोंज बन गए, व्हाट नेक्स्ट? स्टार बन गए, व्हाट नेक्स्ट? एक एक स्टेप आप फर्मली, एकदम मजबूती से आप एक एक स्टेप उठाते चले जाओगे। आप इसमें और बेहतर आगे बढ़ते चले जाओगे। फोकस ऑन नेक्स्ट स्टेप। थ्रो योर वॉच आउट ऑफ द विंडो। बहुत सारे सफल लोगों ने कहा है, बहुत से सफल लोगों ने कहा है कि जो इंसान घड़ी देख के काम करता है वो लाइफ में कभी बड़ा नहीं कर सकता। अपनी घड़ी को बाहर फेंक दो। थ्रो योर वॉच आउट ऑफ द विंडो। परसिस्टेंट होने के लिए आपको घड़ी देखे बिना काम करना पड़ेगा। ये फेलियर, परसिस्टेंट की कमी की वजह से आने वाले फेलियर को बीट करने का तरीका है। स्टॉप लुकिंग फॉर अ वे आउट, जो हम अक्सर करते हैं। हम आसान रास्ता ढूंढते हैं,
आसान रास्ता, हर कोई ये सोचता है कि इसके बजाय अगर कुछ आसान मिल जाए ना तो अभी इससे काम चला लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं तो जॉब में कैसा था कि उस पैकेज से जो सैलरी मुझे हर महीने मिलता था उससे मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं था। उससे मेरे फैमिली के 2 सिरे इकट्ठे कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। पर तब भी मैं अपने लिए कोई कॉन्क्रीट रास्ता ढूंढने के बजाय अब मेरे और मेरे परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए कुछ बेहतर ऑप्शन ढूंढने की बजाय हर महीने कैसे मैं निकल जाऊं इससे, कैसे इतने दिन पास हो जाए, इजी रास्ता ढूंढता था मैं। क्यों? क्योंकि अपने सपनों पे और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए हार्डवर्क करना मुझे बहुत मुश्किल लगता था। तो मैं इजी रास्ता ढूंढता था कि ठीक है चलो ये हफ्ता है ना, ये हफ्ता निकल जाए कैसे करके, उसके बाद की बाद में देखेंगे। स्टॉप लुकिंग फॉर अ वे आउट। इजी रास्ता मत खोजिए, राइट? इजी रास्ता आपको अभी के लिए आसान लगता है पर फ्यूचर में बार 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 आपको उन्हीं जगह पर ला करके रोक देगा, वापस से खड़ा कर देगा उसी मुसीबत के ऊपर। एक्नॉलेज योर लिमिटेशंस। ये ईगो वाली बात है, ये ईगो पे चोट खाने वाली बात है। अगर कोई हमको बोल दे कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुमसे ये नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, हमको चोट लग जाती है कि इसने ऐसा बोला कैसे, अब तो मैं इसको करके देखूं। ठीक है, गलती हो गई या फिर हम नहीं कर पाए या फिर वो हमारा एक लिमिटेशन है, उसको एक्नॉलेज करिए। प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका है उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो है, साइड नहीं हो रहा, उसको पहले एक्नॉलेज करिए कि हाँ ठीक है ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं यहां पर वीक हूं, दिस इज माई फर्स्ट प्रॉब्लम। उसको मुझे एक्नॉलेज करना है, उसको एक्सेप्ट करना है कि ये प्रॉब्लम है मेरी। जब आप ये कर लेंगे तो आप परसिस्टेंट रह पाएंगे, आप एक ही जगह पे बार बार काम करने के लिए आप मोटिवेट हो पाएंगे। दूसरी वजह क्या थी? दूसरी वजह थी लैक ऑफ कन्विक्शन। लैक ऑफ कन्विक्शन। बचपन में, पता नहीं शायद आज आपको याद है या नहीं, पर जब आप बहुत छोटे थे और शायद आपके मम्मी पापा ने कभी आपसे शेयर किया हो, तो आपने जब चलना शुरू किया तो एक भी बार नहीं गिरे थे। एक भी बार नहीं गिरे थे कि बहुत बार गिरे थे। कई सारे लोगों के दांत भी टूट गए होंगे, थोड़े बहुत जो आए होंगे वो भी टूट गए होंगे गिर के, राइट? आपने चलना बंद किया? नहीं किया। किसी ने चलना बंद नहीं किया, किसी ने भी चलना बंद नहीं किया। कन्विक्शन थी हमें कि हमें चलना ही है, जिद थी हमारी। जिद की कमी होती है, इस वजह से फेलियर आता है, लैक ऑफ कन्विक्शन। अब आप सोचो कि आपके पास एक बहुत अच्छी बाइक है और या फिर आपके पास अपनी पसंदीदा कार है, आपकी ड्रीम कार, और आप लेकर के निकले और उसमें निकलते ही ऐसी जगह पे पंचर हो गया जहां पर कोई दूर दूर तक पंचर वाला नहीं है, तो आप क्या करोगे? उस गाड़ी को छोड़ के आ जाओगे? नहीं। आप क्या करोगे? स्पेयर व्हील निकालोगे, उसको जैक पे चढ़ाओगे, गाड़ी टायर बदलोगे और फिर वापस चलना शुरू करोगे। फिर आप थोड़ी देर आगे गए और फिर वापस ऐसा हुआ कि भाई जो स्पेयर व्हील लगाया था उसमें भी पंचर हो गया। अब क्या करोगे? गाड़ी छोड़ दोगे वहीं, निकल जाओगे, फिर वापस कभी गाड़ी लेने नहीं जाना? करेंगे हम ऐसा? हम ऐसा नहीं करेंगे। हम सबसे पहले बाकी सारा काम छोड़ छाड़ के क्या करेंगे? अगर स्टेपनी में भी पंचर हो गया तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि उस कार को किनारे लगाकर मैकेनिक के पास टायर लेकर जाएंगे, टायर पंचर बनवाएंगे पंचर वाले के पास और वापस लेकर के आएंगे और वापस फिर चलना शुरू करेंगे अपनी मंजिल पर। इन शॉर्ट आप समझिए कि हम पंचर होने पर गाड़ी नहीं छोड़ देते, हम अगर गिर जाते हैं तो हम चलना नहीं छोड़ देते। अगर एक बार खाना बुरा बन गया तो आप दूसरी बार खाना बनाना बंद नहीं कर देते। उन हर जगह पे कन्विक्शन है, एक और बार कोशिश करने की आपकी जिद है। ठीक उसी तरीके से हमारे ड्रीम के ऊपर भी हमारी कन्विक्शन की कमी रहती है। फेल हो गए तो हम उस ड्रीम को ही छोड़ देते हैं। आप याद रखिए कि आप जब किसी भी चीज को क्विट करते हो तब आप उस चीज को क्विट नहीं करते हो, आप अपने डिसीजन को और अपने ड्रीम्स को क्विट करते हो।
जब भी कन्विक्शन की कमी की वजह से, जब भी कन्विक्शन की कमी की वजह से आपको ऐसा लगता है कि फेलियर आया, कि मैं जिद नहीं कर सकता, इस बार जिद है ब्रॉन्ज डायरेक्टर करना है तो करना है, इस बार जिद है सिल्वर बनना है, स्टार करना है तो करना है। पर कन्विक्शन की अगर कमी है तो सबसे पहला जो आपको काम करना है, स्पीक पॉसिबिलिटीज इनटू लाइफ। उस डर को या उस फेलियर को देखने की बजाय पॉसिबिलिटीज बोलिए अपनी जिंदगी में कि मैं ये करूंगा, मैं ये हूं, मैं स्टार डायरेक्टर हूं, मैं क्राउन डायरेक्टर हूं। स्पीक पॉसिबिलिटीज इनटू योर लाइफ। सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए कि ये पॉसिबल है मेरी लाइफ में, मैं क्राउन डायरेक्टर बन गया तो। आप ऐसा बोलते हो कि मैं फेल हो गया, तो उससे अच्छा ये बोलो मैं क्राउन डायरेक्टर बन गया तो ये महीने आत्मनिर्भर प्लान में। ऑलवेज स्पीक पॉसिबिलिटी। डोंट ट्राई टू डू समथिंग। ट्राई नहीं करना है, नेवर ट्राई। ट्राई नाम का वर्ड ही नहीं है। आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? आप चेयर पे बैठने की कोशिश करते हो कि आप बैठ जाते हो? आप कभी ये बोलते हो कि ये सामने कुर्सी पड़ी है, मैं बैठने की कोशिश करता हूं, तो क्या हवा में रहोगे आधे? या तो आप बैठोगे या आप नहीं बैठोगे। ट्राई नाम की कोई चीज नहीं होती। तो कभी भी आप कोशिश मत करो, ट्राई मत करो, उसको या तो करो या फिर ये एक्सेप्ट कर लो कि ये मैं नहीं करने वाला हूं। देयर इज नथिंग कॉल्ड ट्राई। जब आप कोशिश करने के लिए या ट्राई करने के लिए आते हैं ना, तो वो चीज कभी भी पॉसिबल नहीं बन पाती, क्योंकि आपका एफर्ट कभी भी 100% नहीं होगा। और आपने बहुत बारी सुना होगा कि जब आपके पास प्लान बी होता है ना, आपके माइंड में ऐसा रहता है ना कि ये काम नहीं किया तो ये तो है, तो आप कभी भी प्लान ए के अंदर 100% एफर्ट दोगे ही नहीं, क्योंकि आपके मन में तो यही चल रहा है कि प्लान बी है। राइट? नेवर से नेवर। कभी भी ना मत कहिए। अपॉर्चुनिटी हर रूप में आती है। अपॉर्चुनिटी हर रूप में आती है, और ज्यादातर अपॉर्चुनिटी मुसीबत के रूप में ही आती है। उसमें आपकी जिद होना जरूरी है। नेवर से नेवर। राइट? नेवर अपोलोजाइज फॉर हैविंग एन ओपिनियन। अगर हमारा कुछ मंतव्य है और अगर हम वो पास ऑन करते हैं, तो हमारी कोई अगर बोलता है कि नहीं ये नहीं मुमकिन है, तुम तो कैसी बात कर रहे हो, तो हम लोग अचानक से एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। वहां पर हम हमारी जिद छोड़ देते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते थे, या फिर हम में से भी कुछ ऐसे होंगे, जो अपना सही जवाब काट के, अगर पास वाला ऐसा बोलता था ना कि नहीं ये वाला जवाब है, तो हमारा सही जवाब काट के हम लोग गलत जवाब लिख के आ जाते थे। कुछ लोग ऐसे होते थे, और जो लोग मुस्कुरा रहे हैं उन्होंने ऐसा देखा है, उन्होंने ऐसा किया है अपनी जिंदगी में, कि हम हमारा जवाब सच्चा होने के बाद भी अगर किसी ने बोला नहीं नहीं ये नहीं ये वाला आंसर है, तो उसका कॉन्फिडेंस देख करके हम हमारा सही जवाब जो है उसको काट देते थे और गलत जवाब लिख के आ जाते थे। राइट? और हम उसके मार्क्स गवा देते थे। ये वो लोग हैं जो अपनी किसी भी राय को रखने से पहले 100 बार सोचते हैं, और अगर एक बार उन्होंने राय दे दी तो बात बात में सॉरी, गलती हो गई, ये हो गया, आई एम वेरी सॉरी। नेवर अपोलोजाइज फॉर हैविंग एन ओपिनियन। वो सही गलत अच्छा बुरा हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं। आपने अपना ओपिनियन दिया है। जब आप अपना ओपिनियन रखने से भी डरते हो ना, तब आपके अंदर कन्विक्शन की कमी होती है। राइट? बीवेयर ऑफ लेबल्स। कोई भी लेबल एक्सेप्ट ना करे, कोई भी लेबल एक्सेप्ट नहीं करे। आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं तो वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर एक लेबल है। जब हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं और हमको मेंटेन करने के लिए 2001 पीवी चाहिए, ये लेबल जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तब हम 2005 पीवी करने से भी डरते हैं। ऊपर के 4 पीवी भी हमको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा है। लेबल हमेशा आपको लिमिट करने का काम करते हैं। एलओबी करनी होती है तो 5,625 हो गया ना, फिर मुझे कुछ नहीं देखना। कभी भी लेबल्स एक्सेप्ट ना करें। राइट? लेबल आपकी पॉसिबिलिटीज को छीन लेते हैं, आपकी बड़ा करने की जितनी भी क्षमता है उसको एक दायरे में कैद कर लेते हैं, सीमित कर लेते हैं। फिर आपके नाम के आगे लगना शुरू हो जाता है कि फला इंसान ब्रॉन्ज डायरेक्टर, मतलब इसका 2000 पीवी होगा। ये इंसान सिल्वर डायरेक्टर, ये 1800 पीवी करेगा। प्लानिंग करता है ऊपर वाला तो भी ये समझ के करता है कि भाई ये 2000 पीवी से ऊपर नहीं करेगा।
क्यों हम लेबल एक्सेप्ट करते हैं? राइट, नेवर एक्सेप्ट लेबल्स, वो हमें लिमिट करने का काम करते हैं और हमारी कन्विक्शन छीन लेते हैं। राइट, तीसरी वजह है हमारी, थोड़ा सा तेजी से पढ़ते हैं, रेशनलाइजेशन। सबसे ज्यादा इसकी कमी रहती है, हम इसके ऊपर कभी विचार ही नहीं करते कि ये फेलियर आया तो मैंने ऐसी क्या गलती की और मैंने क्यों गलती की, गलती हुई कैसे और उसके पीछे की वजह क्या है, वो हम एक्चुअली तो रियलाइजेशन में, प्रैक्टिकलिटी तो हम कभी देखते ही नहीं है, प्रैक्टिकली उसके बारे में सोचना शुरुआत ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को बचाने में, किसी और को ब्लेम करने में और लोग क्या सोचेंगे उस बारे में हम इतना ज्यादा टेंस्ड रहते हैं कि हमको हमारी गलती क्यों हुई, उसके पीछे वजह क्या थी, वो सचमुच जानने का या एक बार हमें रिकलेक्ट करने का, रीग्रुप अपने आप को करने का मौका ही नहीं मिलता। इमोशंस बीच में आ जाते हैं। अब क्या होगा, मुझे डांट पड़ेगी, अपलाइन डांटेगी, लोग बोलेंगे बड़ा ये तो 1 लाख रुपए कमाएगा, बात करता था, चेक आया इतने का, मैंने तो लोगों को बोल दिया था कि इस महीने स्टार करूंगा, इस महीने तो गोल्ड भी नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल है। उन सब में, इमोशंस में हम बह जाते हैं। मूव ऑन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला एक पॉइंट मैंने समझाया था, एक्नॉलेज करो अपनी लिमिटेशन को, कोई बात नहीं, मूव ऑन, हो गई गलती, ठीक है, अब क्या, अब क्या, कोई बात नहीं, लुक फॉर अ पॉजिटिव आउटकम। अब जो सिचुएशन है उसमें मैं क्या पॉजिटिव कर सकता हूं? ठीक है, इस महीने लेवल नहीं हुआ, मैंने बोला था स्टार करूंगा, नहीं हुआ, गोल्ड भी मुश्किल से जैसे तैसे 2-2 हजार पे हुआ, तो हम तो पहली चीज तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव आउटकम देखने की बजाय हम लोग उसके पछतावे में चले जाते हैं कि लोग तो ये बोलेंगे कि बड़े बड़े डींगे हाँक रहा था। अभी पॉजिटिव आउटकम कैसे आएगा? तुरंत कॉल ये करना है अपलाइन को कि अपलाइन मेरा स्टार का गोल था, मुझे बैठ के समझना है कि ऐसा क्या हो गया कि क्यों मेरा गोल्ड भी मुश्किल से हुआ। अपलाइन के साथ आप बैठोगे तो पॉजिटिव आउटकम आएगा। अगर नहीं आप अपलाइन के साथ बैठने की हिम्मत जुटा पा रहे तो कॉल करो ना, आपकी अपलाइन आपको सामने से कॉल करे, एक मैसेज ड्रॉप कर दो कि मुझे प्रॉब्लम है, लुक फॉर अ पॉजिटिव आउटकम, राइट, मेक इट राइट, जो गलत हुआ उसको सही बनाओ। हम तो शर्म में डूब जाते हैं, ऐसा कौन सा गुनाह हो गया, गलती सबसे होती है, मेक इट राइट। और उसको सही करने के लिए, पॉजिटिव आउटकम लेने के लिए हमको हिम्मत की जरूरत है, उस करेज को, दूसरा जो वर्ड लिखा है रीग्रुप, अपने आप को आप कलेक्ट करिए, राइट, एंड मेक श्योर इट डजंट हैपन अगेन। उसके जो भी काउंटर मेजर्स आपको लेने हैं ताकि ये गलती दोबारा ना हो, हमारा टारगेट जो हमने लिया है उसको हम टाइम टू टाइम पूरा करें, उसके लिए एक्शन प्लान हमको अपलाइन से मिलेगा, राइट। अगर थॉमस आल्वा ने एक ही गलती को 9,999 बार दोहराया होता तो 10,000वीं बार में भी बल्ब नहीं बनता। उनकी जो रिसर्च थी, उन्होंने कहा था कि मैंने फेल नहीं हुआ हूं, मैंने 9,999 तरीके ढूंढे हैं जिससे बल्ब नहीं बनता। दैट मीन्स कि वो सारे के सारे जो डिफरेंट, जो उनके जो भी समीकरण थे वो सभी डिफरेंट थे, जो भी फॉर्मूलाज उन्होंने बनाए थे 9,999 ऑल वर डिफरेंट। गलती करना बुरी बात नहीं है, पर हमें यह ध्यान रखना है कि एक ही गलती दोबारा ना हो। रैशनलाइजेशन के बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, दैट इज डिसमिसल ऑफ पास्ट मिस्टेक। विक्टिम प्ले करते हैं हम, बेचारा बन जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर की सबसे बड़ी खामी है, क्योंकि हमें सिंपैथी चाहिए। अच्छा बेचारे का इस महीने लेवल नहीं हो क्योंकि उसको ये प्रॉब्लम आ गई थी कि उसको जिस प्रोडक्ट का ऑर्डर मिला था सबसे ज्यादा वो प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं था। बोलो कंपनी ने ऐसा स्कीम दिया क्यों? जब प्रोडक्ट ही नहीं था तो कंपनी ने ऐसा स्कीम दिया क्यों? बेचारा, कितना उम्मीद था उसको, उसने कितनी मेहनत से ऑर्डर कलेक्ट किया था, पर प्रोडक्ट नहीं था तो नहीं हुआ। हमको अच्छा लगता है सिंपैथी गेन करना कि प्रोडक्ट ना मिलने की वजह से मेरा लेवल नहीं हुआ। अरे मिस्टेक थी, ठीक है, उसको रिव्यू करिए, रिव्यू करने के बाद रिफ्लेक्ट करिए कि ऐसा क्या हो गया। ठीक है, अगर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था तो मैंने समय रहते दूसरे दूसरे एफर्ट किए थे दूसरा ऑर्डर लेने का। रिफ्लेक्ट करिए उसके अंदर, देखिए अपने आप को, उसके बाद रिकवर करिए। ठीक है, आई एम ओके, हो गया, आई एम स्टिल अलाइव।
सबसे बड़ी चीज, सबसे पॉजिटिव चीज तो गलती करने के बाद ये है कि अब भी हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, राइट। रिकवर करिए, रीअरेंज, जो भी मिस्टेक हुई है उसको रिप्लेस करिए, अपनी वायरिंग को रीअरेंज करिए। हर चीज के अंदर होती है ना वायरिंग, हमारे अंदर भी वायरिंग है, हमारे दिमाग की वायरिंग को रीअरेंज करिए। रीअरेंज करने के बाद रिचार्ज हो जाइए, एक पॉजिटिव किताब पढ़ लीजिए, अपलाइन से बात कर लीजिए, जो भी आपके पसंदीदा अपलाइन है, आपको ऐसा लगता है कि इस अपलाइन से बात करते ही मेरा मूड ठीक हो जाता है, उससे बात करिए। एक अच्छी वीडियो देख लीजिए, आपके आपके फेवरेट, आपके जो भी स्पीकर हैं उनकी एक अच्छी वीडियो देख लीजिए, रिचार्ज हो जाइए एक बार में। अपनी फैमिली के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ बात कर लीजिए, अपने मम्मी या पापा के साथ या आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ, जिनके साथ भी आपको अच्छा लगता है उनके साथ आप 10 मिनट 15 मिनट बात कर लीजिए। हमारी गलतियों से रिकवर करने का सबसे बेहतरीन रास्ता है आप रिचार्ज हो जाओगे, राइट। और ज्यादातर लोग ये नहीं करते, ज्यादातर लोग ये 5 चीजें नहीं करते हैं, और इसीलिए डिप्रेशन तक की प्रॉब्लम आती है लोगों को। मैं आज सिर्फ आपको वेस्टीज को रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लाइफ के फेलियर्स को हैंडल करने के बारे में, राइट। एक इंसान था, मुंबई आया था, एक इंसान मुंबई आया था एक्टर बनने के लिए, और शुरुआती दिनों में उनको रेलवे स्टेशन पर बेंच के ऊपर सोना पड़ा, काम मिला नहीं। कुछ साल इंडस्ट्री में फायदा लेने के बाद 2000 की साल में उनको नुकसान हुआ, बैंक्रप्सी तक फाइल करने पे आ गए, उनका पूरा नाम खराब हो गया, और आज हम उनको सदी के महानायक के नाम से जानते हैं, शहंशाह ऑफ बॉलीवुड के नाम से जानते हैं, जिनका नाम है मिस्टर अमिताभ बच्चन। बेंच पे सोए, बैंक्रप्सी हुई, बेंच पे सोए तब मान लेते हैं कि स्ट्रगल के दिन थे, उनको कोई जानता नहीं था, ठीक है। पर इंडस्ट्री में 20 साल निकालने के बाद बैंक्रप्सी फाइल की, कितना बड़ा फेलियर, तब तो नाम हो चुका था, केबीसी कर चुके थे एक सीजन का, कितना बड़ा नाम था। आप सोचो बैंक्रप्सी फाइल करने पे आए थे, सुसाइड करने जैसा होगा। आज आप देखो, आज भी जहां पर दूसरे एक्टर्स को आज लोगों के मतलब दूसरे यंग एक्टर्स के फादर का रोल मिलता है, वहां पर आज भी अमिताभ बच्चन अपनी सोलो फिल्में करते हैं। समझ रहे, फेलियर हमेशा लाइफ में अपॉर्चुनिटी लाने का काम करता है, राइट। अमिताभ बच्चन के बाद ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनके बारे में आगे भी मैं और आपको बात करूंगा। लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ डिसिप्लिन बहुत से लोगों का प्रॉब्लम, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इसमें मैं भी बाहर नहीं हूं, ये मेरा भी प्रॉब्लम है, राइट। तो सबसे पहली चीज, जब अगर लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से फेलियर आ रहा है, राइट डाउन योर रीजंस फॉर सेल्फ डिसिप्लिन। अपने रीजंस लिखिए कि क्यों आपको सेल्फ डिसिप्लिन करना चाहिए, ऐसे कौन से कारण है। दूसरा, उसको विजुअलाइज करिए कि अगर मैं ये करता हूं तो उससे मुझे क्या क्या फायदे होंगे। विजुअलाइज द बेनिफिट्स ऑफ डिसिप्लिन। हाँ ठीक है, अगर ये मैं इतना कर रहा हूं जिसमें मुझे थोड़ी सी तकलीफ होगी, पर उसके सामने फायदे क्या होंगे। जैसे हम तकलीफ को विजुअलाइज करते हैं ना, उसके अपोजिट अगर आप बेनिफिट विजुअलाइज करना शुरू करेंगे तो डिसिप्लिन फॉलो करना इजी हो जाएगा। सेट मल्टीपल अलार्म्स एंड रिमाइंडर्स, राइट। मैंने थोड़े टाइम से ही मैंने एक अपने टाइम को वॉच रखने के लिए मैंने एक नई प्रैक्टिस शुरू की। एवरी आवर मैंने अलार्म रखे, राइट। 8 से 9, सुबह 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, जैसे ही 1 आवर होता है मेरा अलार्म बजता है और मुझे पता चलता है कि मेरे टाइम का, मेरे आज के दिन का एक वैल्यूएबल घंटा निकल गया। तुरंत मैं पिछले 1 घंटे में मैंने क्या काम किया, तुरंत मैंने पिछले 1 घंटे में क्या काम किया वो मैं रिव्यू करता हूं। उससे तुरंत मुझे पता चल जाता है। अगर आज की ही मैं बात करूं तो आज दोपहर में मेरे पास मीटिंग नहीं थी, तो मैंने टीवी ऑन कर लिया, टीवी ऑन किया और आधे घंटे में नेटफ्लिक्स देख रहा था। तुरंत एक अलार्म बजा, जब अलार्म बजा और मैंने मेरे पिछले 1 घंटे को रिव्यू किया तो मैंने देखा कि पिछले आधे घंटे से तो मैं नेटफ्लिक्स पे बैठा हूं।
मुझे गिल्ट फील आई, तुरंत मैंने दीपक बजाज का एक नोटिफिकेशन आया हुआ था यूट्यूब पे, उनका एक वीडियो नई पोस्ट हुई थी, तुरंत मैंने वो वीडियो देखना शुरू किया और उसमें से मैंने सीखा कि अब डिजिटलाइजेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। मल्टीपल अलार्म सेट करने से आप अपना टाइम कहां पर जा रहा है उसको आप मॉनिटर कर पाओगे। उसके तुरंत बाद मैंने पिछला 1 घंटे में मैंने आधा घंटा वेस्ट कर दिया था, इसलिए उसके तुरंत बाद यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार शुरू होता, वो मैंने देखा। यूथ सेमिनार देखते वक्त एक घंटा और पास हो चुका था, तो वापस से एक अलार्म बजा। मुझे अपने आप के ऊपर थोड़ा प्राउड फील हुआ क्योंकि मैंने 1 घंटा प्रोडक्टिव काम में बिताया, मैंने नॉलेज लेने में 1 आवर स्पेंड किया। तो आप भी मल्टीपल अलार्म सेट कर सकते हैं। आस्क योर फ्रेंड और फैमिली मेंबर टू होल्ड यू अकाउंटेबल। जिम्मेदार ठहराएं अपने अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन या दोस्तों को बोले कि मुझसे पूछे कि मैंने क्या किया है। अगर मैंने टारगेट लिया था कि मैं स्टार डायरेक्टर करूंगा, तो मैं मेरे दोस्त को अकाउंटेबल ठहराऊंगा कि भाई तुझे मुझे हर 2 दिन में पूछना है कि मेरा क्या प्रोग्रेस है। हर 2 दिन में तुझे मुझे पूछना है कि मैंने क्या काम किया। जब आप किसी को अकाउंटेबिलिटी दोगे अपनी, जब आपको सामने वाला सवाल पूछेगा, तो भी आप अपना टाइम वेस्ट होने से बचाओगे और प्रोडक्टिविटी की ओर आगे बढ़ोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है, ये हमारे लिए है, ये किसी और के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं डिसिप्लिन की बात करूं, तो मैं सुबह में लेट उठता हूं ये मुझे नहीं दिखता। मैं तुरंत, अगर जैसे ही डिसिप्लिन की बात आती है ना, तो मैं तुरंत त्वरा को बोलता हूं, देखो त्वरा ये तुम्हारे लिए है। मैं अपने बारे में कभी नहीं सोचता हूं कि मैं भी लेट उठता हूं। मैं उसको बोलता हूं तुम लेट उठती हो इसलिए मैं लेट उठता हूं। तो हमेशा ध्यान रखिए ये मेरे लिए है, ये किसी और के लिए नहीं है। राइट? सो लैक ऑफ डिसिप्लिन है। लैक ऑफ डिसिप्लिन के बाद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और छोटी सी बात बताना चाहता हूं। परिवार की गरीबी, परिवार की गरीबी के कारण बचपन में न्यूज़पेपर बेचने जाते थे। सुबह 5 बजे रामेश्वरम स्टेशन से न्यूज़पेपर का बंच अपनी साइकिल पे, छोटी सी साइकिल होती थी उनके पास, और रामेश्वर स्टेशन पे जब ट्रेन से वो न्यूज़पेपर का बंच फेंका जाता था, उसे उसे 5 बजे सुबह में एक बच्चा उठाता था, अपनी साइकिल पे लादता था और पूरे रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बांट के 8 बजे अपनी स्कूल को जाता था। उसका सपना था कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर किसी दिन पायलट बनूंगा और भारत माता की सेवा करूंगा। पर एक नंबर की वजह से उनकी पायलट का जो ड्रीम था वो चकनाचूर हो गया, वो फेल हो गए सिर्फ एक नंबर के चलते। उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आज हम सब उनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। हमारे प्रेसिडेंट रह चुके, द मोस्ट अनकॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनालिटी। अपने जीवन में एक भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं थे वो, मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आप सोचिए, अगर जब पायलट के एग्जाम में वो फेल हो गए एक नंबर से, अगर उन्होंने छोड़ दिया होता उस समय पे, तो क्या वो आज मिसाइल मैन बनते, भारत रत्न बनते? नहीं बनते। क्या इंडिया एक परमाणु देश बनता अगर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी एयरफोर्स की नौकरी ना मिलने की वजह से, अपने सपना ना पूरा होने की वजह से अगर छोड़ देते, तो क्या एक इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट बनता? नहीं बनता। उसके बाद तो उन्होंने कारनामे किए, पोखरण में उन्होंने परमाणु बम का टेस्ट किया, भारत को अग्नि जैसी मिसाइलें दी। राइट? और हम सबके चाहते थे, हर कोई अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब को बहुत चाहता था। राइट? सो वो भी एक फेलियर है अपनी जिंदगी में। राइट? पर अगर वो ये मान लेते कि मुझसे नहीं होगा या मैं उस लायक नहीं हूं, पुअर सेल्फ एस्टीम का शिकार वो हो जाते, अपने आप को वो कम आंकते, तो वो जिंदगी में कभी मिसाइल मैन का खिताब नहीं ले पाते। पुअर सेल्फ एस्टीम शुरुआत कहां से होती है? आपके जैसा हमसे बोला नहीं जाता सर, आप मीटिंग करो, आप मीटिंग करो, तब ज्वाइनिंग आती है। आपके जैसा मैं नहीं बोल सकता। ये है पुअर सेल्फ एस्टीम, अपने आप को कम आंकना। आपने कोशिश की पहले? एक भी बार कोशिश नहीं की। कोई बोल देता है ये तुम्हारा काम नहीं है, इसमें तो लोगों को समझाना पड़ता है, प्लान दिखाना पड़ता है, ज्वाइनिंग लानी पड़ती है, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुमसे नहीं होगा। किसी ने बोल दिया और हमने मान लिया, अपने आप को कम आंक लिया।
राइट? इसके कारण सबसे बड़ा फेलियर आता है। तो इसके लिए क्या करें? सक्सेस मिलेगी तब कैसा अनुभव होगा, ये अपना अनुभव करने की कोशिश करें कि आप सफल हैं। अगर आप सफल हैं, आप जो भी आपका ड्रीम है, गाड़ी है, घर है, फॉरेन ट्रिप है, आप ये सोचिए कि अभी मैं सफल हूं, मैं फॉरेन ट्रिप ले रहा हूं, वो कैसा अनुभव होगा। वो आपकी एस्टीम, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेगा। राइट? डेवलप पॉजिटिव सेल्फ अप्रेजल। अपने आप को अपने आप को हमेशा ये बताते रहिए कि तुम कर सकते हो, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहिए। एक इंसान आपको कोई भी अपलाइन कितनी भी शाबाशी दे दे, कितनी भी अच्छी आपको कमेंट दे दे, पर जिस इंसान को कमेंट देनी चाहिए पॉजिटिव, जो सबसे महत्वपूर्ण इंसान है आपकी लाइफ का, जो आपको आईने में नजर आता है, अगर वो आईने में नजर आने वाला इंसान ही अपने आप को शाबाशी नहीं देगा, तो आपकी बड़ी से बड़ी अपलाइन, चाहे वो 5 लाख रुपए कमा रहे हो, 10, 20, 50 लाख रुपए कमा रहे हो, वो भी आपको आकर बोलेंगे ना, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले डेवलप पॉजिटिव सेल्फ अप्रेजल्स। अपने आप को शाबाशी दीजिए अगर आपने कुछ काम अच्छा किया है तो। राइट? अपने रोल मॉडल्स पहचानिए। सुपरस्टार को हमको एडमायर नहीं करना है, रोल मॉडल्स बनाने हैं। शाहरुख खान मेरा फेवरेट एक्टर है, पर वो मेरी जिंदगी में क्या कंट्रीब्यूट करते हैं शाहरुख खान? कुछ भी नहीं। हमें रोल मॉडल हमें बनाने हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब इज अ रोल मॉडल। राइट? अपने पॉजिटिव रोल मॉडल को पहचानिए, और सबसे अच्छा रोल मॉडल पहचानने का तरीका है कि आपकी और उनकी जिंदगी में क्या समानताएं हैं वो देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में भी अब्दुल कलाम साहब जैसी ही मुसीबतें आई हैं और आप उन्हें अपना रोल मॉडल मानोगे, तो वो सबसे ज्यादा आपको गाइड करने का काम करेंगे। जब भी आप निराश होंगे और आप अब्दुल कलाम साहब को याद करोगे, आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिसकी और आपकी जिंदगी में आपको बहुत सारी समानताएं मिलेंगी। ऐसे सफल लोगों को आप ढूंढिए रोल मॉडल के लिए। कॉम्बैट कॉन्फिडेंस किलिंग इमोशंस। हमें अपने आप, सबसे बड़ी जंग कहां लड़ी जाती है? सबसे बड़ी लंग जो सबसे बड़ी जो जंग है वो लड़ी जाती है हमारे दिमाग में। सबसे बड़ी जंग लड़ी जाती है हमारे दिमाग के अंदर। अगर आप अपने दिमाग में जीतते हैं, तो आप असल दुनिया में भी जीत जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो कॉन्फिडेंस किल करते हैं, वैसे इमोशन से लड़ना सीखिए, उनको साइड में रख दीजिए। उनका काम है, नेगेटिविटी का काम है आना, हमारा काम है उसे साइड में रख करके हमारे गोल के ऊपर फोकस करना। सचिन तेंदुलकर को भी वसीम अकरम को फेस करते टाइम दिमाग में आता होगा, इस बॉल पे बोल्ड हो गया तो, पर उस चीज को, उस ख्याल को साइड में रखते हुए जब वो बल्ला घुमाते हैं उस गेंद के मुताबिक, तब वो उसको 6 भी मारते हैं, 4 भी मारते हैं, और जहां पर सिंगल लेने की बारी आती है वहां पर सिंगल भी स्कोर करते हैं। राइट? और अंत में जो हमारा लास्ट जो हमारा है, फेटलिस्टिक एटीट्यूड। एक बहुत अच्छी चीज हमें अश्विनी सर ने भी बताई थी, हिरेन सर ने भी बताई थी। राइट? स्किल का अगर हम टोटल करते हैं, टोटल 26 अल्फाबेट है, अगर स्किल का हम टोटल करते हैं तब भी 100 नहीं होता। नॉलेज का टोटल करते हैं तब भी 100 नहीं बनता, पर एटीट्यूड का अगर हम टोटल करें, ए प्लस टी प्लस आई करके हम जब टोटल करते हैं उन अल्फाबेट्स का, तो वो आता है जवाब 100। पर अगर वो एटीट्यूड ही खराब है, तो और आगे कोई कोई आपके पास स्कोप नहीं रह जाता। आपकी स्किल होते हुए भी वो स्किल आपके किसी काम की नहीं, अगर आपका एटीट्यूड खराब है। बी अकाउंटेबल। अपने आप को जवाबदार ठहराइए। आपका जो एटीट्यूड है, ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा, नहीं, अपने आप को आपको रोकना पड़ेगा, नहीं, जो होगा वो देखा नहीं जाएगा, इस महीने लेवल करना है, क्या कर सकता हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब आप अपने आप को अकाउंटेबल ठहराओगे कि नहीं, जो होगा देखा जाएगा, नहीं से काम नहीं चलने वाला, मुझे तो इस महीने लेवल चाहिए, तो आपको मन, आपका जो मन है वो रास्ते ढूंढना शुरू करेगा। इस वाले अपलाइन को कॉल करता हूं, उनके ऊपर बात करता हूं, या इस अपलाइन को बात करता हूं, रास्ता आप ढूंढना शुरू करोगे जब आप अपने आप को अकाउंटेबल ठहराओगे। राइट? गेट इन मोशन, एक्शन में आ जाइए। बड़े से बड़ा सपना जब तक दिमाग में है तब तक वो एक ख्याल ही है। बड़े से बड़ा प्लानिंग जब तक पेपर पे है तब तक वो सिर्फ प्लान है, वो एक्शन नहीं, और वो तब तक रियलिटी नहीं बनेगा जब तक कि आप मोशन में, मतलब एक्शन में नहीं आओगे।
विजुअलाइज योर सेल्फ फेलिंग। सबसे अच्छा तरीका, खराब से खराब क्या होगा इस परिस्थिति में, वो विजुअलाइज करिए। खराब से खराब क्या हो सकता है, विजुअलाइज योर सेल्फ फेलिंग। और जो एक झूठ हम हमेशा अपने आप से बोलते हैं, ठीक है कोई नहीं देखा जाएगा, उस झूठ को बंद कर दीजिए। सबसे ज्यादा इंसान, बाली सर भी कहते हैं, हम सबसे ज्यादा बेवकूफ अपने आप को बनाते हैं, सबसे ज्यादा झूठ हम अपने आप से बोलते हैं। शट डाउन द लाइज। जो झूठ हम अपने आप से बोलते हैं कि अगले महीने कर लूंगा या कल कर लूंगा या परसों कर लूंगा, वो कभी नहीं आता। राइट? रीफ्रेम योर थिंकिंग। अगेन अपने दिमाग की वायरिंग को वापस से चेक करिए, रीवायरिंग करिए। रीवायर योर सेल्फ फॉर सक्सेस, कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। नेपोलियन ने अपनी सेना, वो जहां जहां से जाता था पीछे के पुल जला देता था। तो दो ही रास्ते बचते थे, या तो जीतो या मरो। मरना कोई पसंद नहीं करता, इसलिए जीतना पसंद किया, और इस तरीके से उन्होंने वो कवर किया। सिकंदर ने, आई एम सॉरी, सिकंदर ने। राइट? सो रीफ्रेम योर थिंकिंग। और एक छोटी सी, हम सब ने जो बहुत बार सुनी है, वो एक कविता मैं प्ले करता हूं। आवाज शायद आए या ना आए, मुझे पता नहीं। अगर आवाज आती है प्रॉपरली तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है। ये जो पोएम है, ये हम सब ने बचपन में पढ़ी थी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये अमिताभ बच्चन सर की आवाज में है, जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है। राइट? इसीलिए मैंने इसको इस प्रेजेंटेशन के अंदर शामिल किया था। राइट? सो सक्सेस जो बचपन से हमें सिखाया जाता है, सक्सेस, और उसका विरोधी जो बचपन से हमें सिखाया जाता है कि फेलियर है। फेलियर इज अपोजिट ऑफ सक्सेस, जबकि फेलियर इज द मदर ऑफ सक्सेस। फेलियर सक्सेस का एक हिस्सा है, उसका अपोजिट नहीं है। फेलियर जो है वो सक्सेस का हिस्सा है, वो उसका विरोधी नहीं है। फेल, लर्न एंड सक्सीड, ये अपने आप अंदर एक साथ जुड़े हुए हैं। विदाउट फेलियर आपको सक्सेस हो पाना पॉसिबल ही नहीं है। राइट? सो थैंक यू सो मच आज अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। राइट? और जाते जाते मैं आपको एक और फेलियर की कहानी सुना देता हूं फाइनली। राइट? एक इंसान जो 12वीं कक्षा तक हिंदी मीडियम में पढ़ा और अपने स्कूल में हमेशा टॉपर रहा। एक इंसान जो 12वीं कक्षा तक हिंदी मीडियम में पढ़ा और अपने स्कूल में हमेशा टॉपर रहा, पर हिंदी मीडियम का ऑप्शन कॉलेज में ना होने की वजह से इंग्लिश मीडियम कॉलेज में उसे दाखिला लेना पड़ा, जहां पर उसने पहले साल में खूब स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया, और तब भी वो अपना जो सेमेस्टर थे वो क्लियर नहीं कर पाए। जब क्लियर नहीं कर पाए तो उन्होंने अपनी डिग्री को ड्रॉप करने का फैसला किया और कॉलेज से उन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया और अपना एक स्टार्टअप शुरू किया। स्टार्टअप में भयंकर तरीके से फेल हो गए और बैंक्रप्सी फाइल कर दी। बैंक्रप्सी फाइल कर दी और आज वो दुनिया के कुछ जाने माने एंटरप्रेन्योर में से एक है। बैंक्रप्ट होने के बाद उन्होंने एक नया स्टार्टअप किया बिना पैसों के, और आज वो जाने माने एंटरप्रेन्योर में से एक है, जिनका नाम है मिस्टर विजय शेखर शर्मा। आप शायद नाम से नहीं पहचानो, पर पेटीएम से आप जरूर जानते हो। पेटीएम करो, डीमोनेटाइजेशन, और आज डिजिटल टाइम के अंदर हर इंसान पेटीएम यूज करता है। पेटीएम के फाउंडर है मिस्टर विजय शेखर शर्मा। अपनी लैंग्वेज बैरियर, अंग्रेजी ना जानने की वजह से उनको अपना कॉलेज और डिग्री ड्रॉप आउट करना पड़ा और बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ी। आज लाइफ में 2 बड़े फेलियर झेलने के बाद भी ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन दिस कंट्री, और आज उनका बनाया प्लेटफॉर्म हम में से ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं डिजिटल पेमेंट्स के लिए। ही इज मिस्टर विजय शेखर शर्मा। सो थैंक यू सो मच आज अपना कीमती टाइम मुझे देने के लिए।
और बीच में जो नेटवर्क इश्यू आया उसके लिए मैं फिर से वंस अगेन आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. ओवर टू अश्विनी सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक्स प्रियांक.